नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, जैसे जैसे श्रद्धा मर्डर केस में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर दिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है। न्यूज 24 के पास आफताब का बयान दर्ज हुआ है। जी हां, पालघर पुलिस को आफताब ने बयान दिया। बयान में श्रद्धा से झगड़े की बात सामने आई है और आफताब ने यह बात कबूल भी की कि 12 अक्टूबर 2022 को आफताब ने बयान 2021 से ही श्रद्धा से उसकी लड़ाई हो रही थी और इस ट्रिप के दौरान हमारी पहचान हुई, बद्री नाम के लड़के से हुई। तो बता दें आपको, पालघर पुलिस को आफताब ने बयान दिया था और इस बयान में कई ऐसी बातें कही जिसमें यह भी कहा कि श्रद्धा से झगड़े की बात आफताब ने कबूल की है। 1 साल तक नायगांव इलाके में वो साथ रहे। अब देखिए, 2019 मई में श्रद्धा वालकर के वो संपर्क में आया। ये आफताब का कबूलनामा हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद ये दोनों बंबल नाम के डेटिंग साइट पर मिले। श्रद्धा और आफताब एक दूसरे के करीब आते गए। ये आपको आफताब का कबूलनामा हम दिखा रहे हैं। श्रद्धा मुंबई के कॉल सेंटर में काम करती थी और काम से लौटने के बाद आफताब उससे मिला करता था और फिर देर रात उसे वसई में घर के बाहर ही ड्रॉप करता था। 2019 अक्टूबर में ये दोनों साथ रहने का फैसला कर चुके थे। 2019 में ये फैसला किया। हालांकि दोनों के ही परिवार इस फैसले के खिलाफ नजर आए और उसके बाद इनके बीच छोटी मोटी बहस होती गई, झगड़े होते गए। यह आफताब का कबूलनामा है जो कि न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। श्रद्धा की मां की मौत के बाद इनके बीच झगड़े और ज्यादा बढ़ने लगे थे। नायगांव के किनी सोसाइटी में ये दोनों 1 साल तक रहे और यहां रहने के दौरान इनके बीच और ज्यादा झगड़े बढ़ने लगे और उसके बाद श्रद्धा अपने बचपन के 2 दोस्तों से भी मिलने लगी थी। ये आफताब ने सभी बातें अपने कबूलनामे में कही है। जुलाई 2021 में इनके बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और मार्च 2022 में ये लंबी छुट्टी मनाने का इन्होंने फैसला किया और लगभग 15 से 20 दिन के ट्रिप पर इनके बीच उस दौरान भी काफी झगड़े हुए। ये भी बात आफताब ने कही है। और इस ट्रिप के दौरान इनकी पहचान किसी बद्री नाम के लड़के से भी हुई थी। बद्री ने दिल्ली में घर किराए पर दिलाने में इनकी मदद की और रोज रोज के झगड़े से तंग आकर श्रद्धा मई के महीने में घर छोड़कर चली गई। इसके बाद इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी कि श्रद्धा कहां गई। ये बात आफताब ने अपने कबूलनामे में कही है। और मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक दुबे दिल्ली से मेरे साथ हैं और मुंबई से अंकुश जायसवाल मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं दीपक का रुख कर रही हूं। दीपक, क्योंकि अब नार्को टेस्ट की बात भी सामने आ रही है और उसके लिए कोर्ट जाने की तैयारी में पुलिस दिख रही है, क्या अपडेट? जी, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कल ही कोर्ट का रुख किया हुआ है, जहां पर कोर्ट से ये मांगा हुआ है, अनुमति मांगी हुई है कि इस आरोपी का नार्को टेस्ट कराया जाना है, क्योंकि ये आरोपी लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट अपना फैसला इस पे सुनाएगी और दिल्ली पुलिस के अगर पक्ष में जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह के दावे किए हुए हैं कि आरोपी किस तरह से शातिर है और उसने शातिराना तरीके से इस पूरे हत्याकांड को, लड़की को मुंबई से दिल्ली लाकर हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद अब तक कई सारे सबूत नहीं मिले हुए हैं और इस तरह के 35 टुकड़े भी उसने किए और लाश के टुकड़ों को अलग अलग जंगल के अलग अलग हिस्सों में फेंका। इसलिए नार्को टेस्ट कराना बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में, जिससे कि सच्चाई का पता चल सके और पीड़िता को इंसाफ मिल सके। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला सुनाती है और उसके बाद नार्को टेस्ट होता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर ये आरोपी किस तरह से पहले वसई पुलिस को झूठ बोलता रहा, जब अपना बयान इस
पुलिस ने दर्ज कराया था अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में, और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी ये झूठ बोलता रहा। तो जो झूठ बोल रहा है उन कड़ियों को जोड़ने के लिए नार्को टेस्ट जरूरी है, और नार्को टेस्ट कराने के लिए कोर्ट पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त हम छपरौली के उस जंगल में मौजूद हैं जहां पर सबूतों की तलाश में पुलिस लगातार पिछले 2.5 घंटों से सर्च ऑपरेशन कर रही है। जंगल की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा जो छपरौली का जंगल है तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर में ये फैला हुआ घना जंगल है, और इसी जंगल में पुलिस 2.5 घंटे से मौजूद है अंदर की तरफ, और अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिससे कि जो श्रद्धा के शव के टुकड़े जो अन्य अभी तक बरामद नहीं हुए, क्योंकि अब तक पुलिस को 13 टुकड़े बरामद हुए हैं, और जो सर का हिस्सा है वो धड़ अब तक बरामद नहीं हुआ, उसकी बरामदगी करनी है। श्रद्धा के फोन को भी इसने डिस्ट्रॉय किया है, इसने फेंका हुआ है। तो इस जंगल में कहां फेंका हुआ है आरोपी ने, उस फोन की तलाशी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो धारदार हथियार जो आरी थी, आरी से जिससे श्रद्धा के 35 टुकड़े इस आरोपी ने किए थे, उस हथियार को भी बरामद करना है। इसलिए पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर इस पूरे जंगल में छानबीन कर रही है, जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण वो हथियार आरी मिल सके, जो इस पूरे क्राइम में एक महत्वपूर्ण एविडेंस है। कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर उसे रखा जाना है। आरी बहुत ज़रूरी है। जो मोबाइल फ़ोन श्रद्धा का था, जिसमें लोकेशन पुलिस को प्राप्त हुई, जिस तरह से श्रद्धा के मोबाइल से 54,000 रुपये इसने 26 मई को, यानी कि 18 मई को इसने हत्याकांड को अंजाम दिया, और 26 मई को 54,000 रुपये इसने निकाले। तो वो मोबाइल को भी ढूंढना एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस जंगल में इसने कहां पर वो मोबाइल फेंका हुआ है उसे ढूंढना। श्रद्धा के शरीर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी कि 13 पार्ट्स मिल चुके हैं, अन्य पार्ट को ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। तो जांच जो है अभी भी जारी है, और सबूत जुटाने की कोशिश में पूरी तरह से यहाँ पुलिस नजर आ रही है। दीपक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अंकुश जायसवाल जो कि मुंबई से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूं। अंकुश, जो कबूलनामा हम दिखा रहे हैं और जिस तरह से लगातार आफ्ताब बयान बदल रहा है, यहां तो दिल्ली में उसका नार्को टेस्ट कराने की बात सामने आ रही है, लेकिन इस कबूलनामे को लेकर, क्योंकि एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि जहां आफ्ताब का परिवार रह रहा था वो भी वहां नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा हमने। हम इस वक्त आफ्ताब का जो परिवार जहाँ पे रहता था बिल्डिंग वहीं पर ही है। ये यूनिक पार्क बिल्डिंग है, वसई इलाके में। तस्वीरें दिखाना चाहिए इस बिल्डिंग के। यहीं पर ही जो तीसरी मंजिल है, यहाँ पर आफ्ताब का परिवार रहता था। और जब से ये मामला सामने आया है, यानी जब पुलिस ने अपनी जांच करनी शुरू की है, तब से आफ्ताब का परिवार अनट्रेसेबल है। वो लोग कहाँ गए, किस लोकेशन पे गए, किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि उनके फ़ोन भी है वो लगातार स्विच ऑफ हो रहे हैं। पहली बार 26 अक्टूबर को जब आफ्ताब को यहाँ की जो स्थानिक पुलिस है, वसई पुलिस ने, मानिकपुर पुलिस ने बुलाया था इंक्वायरी के लिए, तब आफ्ताब के पिताजी भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे, और तभी लग चुका था, यानी आफ्ताब के जिस तरीके से बयान बदल रहा था, पुलिस काफ़ी तफ्तीश से उससे पूछताछ कर रही थी, और तभी से ही लग चुका था कि आफ्ताब का भी जो है वो उसने जो कृत्य किया है वो लगभग सामने आएगा, क्योंकि पुलिस जो है एक एक कड़ी को जोड़ रही है। इसके बाद उसके परिवार को भी शायद इस बात की भनक लग चुकी थी कि शायद हो सकता है कि जांच का जो दायरा है उन तक भी पहुंचे, और तभी 28 से 29 तारीख के आसपास अक्टूबर की आफ्ताब का परिवार यहां से जा चुका है। वो कहां जा चुका है किसी को नहीं पता, जबकि 24 साल से पिछले आफ्ताब का परिवार यहीं रह रहा था। उनका घर किराए का नहीं था, उनका खुद का जो घर है वो खुद उसके मालिक है। अभी घर जो है उन्होंने किराए पर दिया है। अपने जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जिनसे उनके अच्छे संबंध थे, उन्होंने ये कहा उन्हें कि वो मीरा रोड शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो छोटे बेटा है आफ्ताब का छोटा भाई, उसकी जो जॉब है वो मुंबई साइड में लगी है। यहाँ से ट्रैवलिंग के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ट्रैवलिंग उसकी आसान बने, इसलिए वो मीरा रोड शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी उनके फोन नॉट रीचेबल है, और पुलिस को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तो इससे इस बात को जरूर पुख्ता होता है कि आफ्ताब ने जो कृत्य किया है, हो सकता है उसने अपने परिवार को बता दिया था, और परिवार को ये भी पता था कि हो सकता है कि पुलिस की जांच का दायरा उन तक पहुंचेगा। उसके बाद ही लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। परिवार कहाँ है, किस तरीके से है, कहाँ पर उनकी लोकेशन है, किसी को नहीं पता, ना अड़ोस पड़ोस के लोगों को, ना सोसाइटी के लोगों को, ना ही स्थानीय पुलिस को। चलिए, तो जांच यहाँ मुंबई में भी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश और दीपक, हमारे साथ बने रहने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट्स फिलहाल लेते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।